अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.4 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग क्या देखेंगे इस टॉपिक के अंदर? हिस्ट्री देखेंगे। किसकी? क्लासिफिकेशन की। अब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री हमारे पास होती है कि कोई भी हमारी तारीख, और क्लासिफिकेशन क्या होती है? डिवीजन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? डिवीजन। वो डिवीजन कैसे होती है कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जानदार को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में और सब ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप में, फिर ग्रुप के भी मजीद सब ग्रुप में। किस बेस पर, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उसकी सारी हिस्ट्री को, सारी तारीख को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। कौन से साइंटिस्ट आए, क्या वर्क किया उन्होंने, और किस तरीके से हमारे पास ये हमारी हिस्ट्री क्लासिफिकेशन पर हमें क्या कहती है। इससे पहले जब हमने क्लासिफिकेशन वाला मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो वहाँ पर बताया भी था कि जो डिफाइन है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का शॉर्ट सवाल है। यहाँ पर मैंने मीनिंग लिख भी दिया है, तारीख और इसका मतलब तकसीम या फिर डिवीजन। उससे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, किस तरह से सवाल आते हैं, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, वैसे ही बिल्कुल आपने प्रिपेयर करना होता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही आसान सा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में आप लोगों ने इसको करना है जस्ट फॉर, हम कह सकते हैं कि MCQs। ठीक है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम शॉर्ट भी ऐसे करेंगे कि लॉन्ग भी आ जाए, तो आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स उस अगले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और जितना हम आज के अपने लेक्चर में डोमेन तक करेंगे, ठीक है, जो बाद में ऐड हुआ था उस तक। अब सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमें क्या कहती है, ये आपने याद रखना है, जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड जस्ट फॉर MCQs यू प्रिपेयर दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। अब हमें क्या कहती है पहली लाइन कि द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, कैन बी ट्रेस बैक। ट्रेस बैक का मतलब होता है फॉलो करना हिस्ट्री को। किस तरीके से? आप ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एक लेटर है D, मेरा नाम D से बनता था दुआ, तो मैंने यहाँ पर D ले लिया। अब अगर इसको मैंने इस लेड पेंसिल से ट्रेस किया हुआ है तो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ है ना, जो पैटर्न मेरे पास था D था, तो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया। तो ट्रेस बैक का मतलब होता है फॉलो द हिस्ट्री। आप भी हम क्या करेंगे, हम आज इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री को फॉलो किया इन एंशिएंट टाइम, का मतलब होता है पुराने वक्त में। किस तरीके से फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री जो है वो उसको पुराने वक्तों में फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे पुराने वक्त में उसको किस तरीके से फॉलो किया गया और कैसे 1 बाय 1 हमारे पास ये सारे के सारे साइंटिस्ट आए और इन्होंने किस तरीके से अपनी अपनी राय दी, और किस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन होते होते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंच आई। ऑर्गेनिज्म को इतना ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया गया। एंशिएंट का मतलब होता है वैसे पुराना, बट ये लाइन को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से। अब ज़रा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है कि द ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक यूनानी फिलोसफर क्या होता है? फिलोसफर 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया, लवर, और सोफिया का मतलब होता है वाइज। किस तरीके से? विजडम। विजडम हमारे पास वाइज से निकला है। यहाँ पर देखें आप लोग कि ग्रीक का मतलब क्या होता है? यूनानी, फिलोसफर, फिलोस, और सोफिया, लव, विजडम। अब विजडम लफ्ज़ वाइज से निकला है। वाइज हम कहते हैं ये बंदा बड़ा वाइज है, अक्लमंद है। किस बेस पे हम कह रहे होते हैं वो अक्लमंद है? उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उसके नॉलेज को देखते हुए, उसके जजमेंट को देखते हुए। तो ये काम कौन कर रहे होते हैं? फिलोसफर कर। जैसे कि मशहूर है कि इलामा मोहम्मद इकबाल भी ग्रेट फिलोसफर थे, ठीक है, उनकी पोइट्री को देखते हुए हम ये एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो ये ग्रीक फिलोसफर थे। नाम क्या था जी? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरिस्टोटल, ठीक है, इसको अरिस्तु भी कहते हैं। तो इनका जो वर्क है वो हमारे पास है 384 से लेकर 322 BC तक, मतलब 384 से लेकर 322वीं जो हमारे पास BC है उस तक है। अब BC और AD का फ़र्क आप ज़रा देख लें, यहीं पे देख लेंगे, बहुत बार आगे यूज़ होगा, यहीं पे बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखें BC वहाँ पे यूज़ हुआ है ना, ये देखें यहाँ पर हमारे पास BC यूज़ हुआ है। तो BC स्टैंड फॉर मतलब होता है बिफोर कैरिस्ट। अब कैरिस्ट क्या है? जितने भी हमारे पास क्रिश्चियंस होते हैं, जो ये आप क्रिसमस डे भी देख रहे होते हैं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो वो क्रिश्चियंस का त्यौहार है ना, वही कैरिस्ट जो है, जो क्रिश्चियंस हैं उनका बिलीव है किस पर? बर्थ ऑफ कैरिस्ट पर, ठीक है। BC स्टैंड फॉर बर्थ ऑफ कैरिस्ट। तो ये जो बर्थ ऑफ कैरिस्ट है, इस कैरिस्ट की जो पैदाइश है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मैंने माना कि ये 0 है। इसकी बर्थ से पहले वाले सालों को BC और इसकी बर्थ के बाद वाले सालों को हम AD कंसिडर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे BC स्टैंड फॉर बिफोर कैरिस्ट एंड AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनाई। ये दोनों एब्रीवेशन है जिन्होंने हमारे पास इसके जस्ट एब्रीवेशन यूज़ किया, और इसकी फुल फॉर्म ये है कि बिफोर कैरिस्ट और एनो डोमिनाई।
अगर हम टू द पॉइंट भी इस बात करें BC और AD की, मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हम अपनी ज़बान में यूज़ करते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, हम यूज़ करते हैं कबल अस मसीह यूज़ करते हैं, ईसवीं सदी, हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना। बट ये जो हमारे पास है ना, ये जो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी ईसाई हैं, क्रिश्चियंस वगैरह हैं, ठीक है, जैसे जो अमेरिका में लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनका ये बिलीव है, वो BC और AD यूज़ करते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। हम क्योंकि उन्हीं की ये किताबें लिखी हुई जो हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी सारा कुछ है उन्हीं का पढ़े हैं, तो उनकी ज़बान में BC और AD कहते हैं, हम कबल अस मसीह, सदी, ईसवीं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। बट आप इसको BC और AD के रेफरेंस से ही देखेंगे। तो ये जो अरिस्तु था, ठीक है, अरिस्टोटल था, वाज द फर्स्ट, ये पहला बंदा था, पहला वो इंसान था हु क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, जिसने क्लासीफाई किया, डिवाइड किया, किसको, ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को, किस में, इनटू टू ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स में, दो बड़े ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था पहली बार अरिस्टोटल ने। और वो दो ग्रुप्स थे, एक था उसमें हमारे पास प्लांट, ठीक है, प्लांट्स, और दूसरा हमारे पास था एनिमल्स। यही सिंपल सा अरिस्टोटल का वर्क था, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर था, और इसने बेसिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था दो बड़े ग्रुप्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। जस्ट फॉर MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप देखिएगा। उसके बाद ये ज़रा साइड बॉक्स पर आ जाएं। ये क्या है कि इन 1172 की बात है, इब्ने रुश्द, ठीक है, जो इब्ने रुश्द है हमारे पास, इसका एक और नाम भी है एविरोस। अगर आपसे एविरोस या इब्ने रुश्द के नाम से पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, असल में ये एक ही बंदा है और इसी के, एक इंसान के दो नाम हैं। इसने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, तर्जुमा किया था। किसका तर्जुमा किया था? अरिस्टोटल की बुक का। वही अरिस्टोटल जिसका हमने अरिस्तु का पहले वर्क देखा है, इसने उसी की किताब का, अरिस्टोटल की बुक का क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, तर्जुमा किया था। उस बुक का नाम क्या था वैसे अरिस्टोटल की? उसका नाम था डी एनिमा। ये डी एनिमा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरिस्टोटल की बुक का नाम बताएं, डी एनिमा, जिसका इब्ने रुश्द जो है उसने तर्जुमा किया था। किस में तर्जुमा किया था? अरबिक में किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs वाइज हमारा बॉक्स है, इसको आपने देख लेना है कि इब्ने रुश्द जो है, जो हमारे पास एविरोस है, अपना कोई काम कोई नहीं है, इसका अपना खुद का कोई काम नहीं है, इसने खुद कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चीज़ें इन्वेंट नहीं की। सिर्फ इतना सा काम है कि अरिस्टोटल की जो बुक थी, ठीक है, अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा उसका नाम था, अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा उसका नाम था। ये यहाँ पे देखिए, अरिस्टोटल की बुक थी, डी एनिमा नाम था उसका, जस्ट ट्रांसलेट किया, जस्ट तर्जमा किया इसने, किस लैंग्वेज में? अरेबिक में। तो ये देख लिया कि इसने जस्ट तर्जुमा किया अरिस्टोटल की बुक का। अगला पॉइंट ज़रा देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने MCQs के हवाले से इस सब चीज़ों को करना है। जस्ट फॉर MCQs ही देखते जाएं इसको। द अरब स्कॉलर, अरब अरबी स्कॉलर। अब स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलर हम कह सकते हैं एक आलिम फाजिल बंदा जो किताबें पढ़ता भी है, फिर किताबें लिखता भी है। ऐसे नहीं कि किताब पढ़ी तो उसको लिख दिया, नहीं, इसको पास इतना नॉलेज होता है, इतना नॉलेज वसी हो जाता है कि फिर ये किताबें भी लिख देते हैं। नाम देखते हैं इनका क्या है, अबू उस्मान उमर अल जाइज़। क्या नाम है? अबू उस्मान उमर अल जाइज़ इनका नाम है। जो हमारे पास इनकी AD है, ठीक है, अब पहले BC थी ना, अब BC पीछे AD जीरो रेफरेंस पॉइंट माना था बिफोर बर्थ ऑफ कैरिस्ट से, ठीक है, ये उसके बाद वाले सारे साल आगे आएंगे। तो ये हमारे पास है 781 से लेकर 869 तक। मतलब क्या है इसका कि 781 से लेकर 869 तक का वर्क है AD में। डिस्क्राइब, बयान क्या किया वैसे इन्होंने, अबू उस्मान उमर अल जाइज़ ने ये बयान किया कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, किसकी, स्पीशीज़ की। कितनी स्पीशीज़ हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी स्पीशीज़ हैं? 350 स्पीशीज़ हैं। किसकी स्पीशीज़ हैं? एनिमल्स की हैं। उनकी क्या खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स को इसने बयान किया। सिंपल सी लाइन है, अबू उस्मान उमर अल जाइज़ ने हमारे पास जो खसूसियात हैं एनिमल्स की, उनकी 350 स्पीशीज़ को बयान किया। ही रोट अलॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। लेकिन अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसने जो लिखा है ना, वो चींटियों की ज़िंदगी पर लिखा है। अब चींटियाँ छोटी छोटी ब्लैक कलर की आपको नज़र आती हैं, कभी कोई मीठी चीज़ हो उस पर भी आ जाती हैं, ठीक है, वो ज़मीन पर चल रही होती हैं चींटियाँ, छोटी छोटी आंट्स, तो उस पर इसने बहुत, मतलब क्या कहते हैं, हमने बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में लिख भी दिया। बट वैसे जो इसने बयान किया है वो एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, स्पीशीज़ इकसाम हैं एनिमल्स की, उनकी खसूसियात को इसने बयान किया है। नेक्स्ट ज़रा आ जाए, हमारे पास है एक इटालियन बॉटनिस्ट। इटालियन होता है अतालवी, इटली से बिलोंग करने वाला। बॉटनिस्ट है, ठीक है, बॉटनिस्ट है जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो होता है ना जोलॉजिस्ट, जू से निकले एनिमल से, वो नहीं, वो जानवरों को स्टडी करते हैं। ये बॉटनिस्ट है, प्लांट्स को स्टडी करता है। नाम इसका है एंड्रिया सेज़ल्पीना। क्या नाम है? ANDREACAESALPINIA। एंड्रिया सेज़ल्पीना 1519 से लेके 1603 AD तक का वर्क है। मतलब क्या है कि इसका, ये हम यहाँ पे देखें, ये BC से गुजर गया, बर्थ ऑफ कैरिस्ट के बाद वाला वर्क है। तो इसने क्या किया, इसने डिवाइड किया, तकसीम किया किसको, प्लांट्स को, इनटू 15 ग्रुप्स, 15 ग्रुप्स के अंदर। कितने ग्रुप्स के अंदर? 15 ग्रुप्स के अंदर। किसने उनको डिवाइड किया, किसको, प्लांट्स को? एंड्रिया सेज़ल्पीना ने। ये एक इटालियन बॉटनिस्ट था और उन
जो 15 ग्रुप्स थे प्लांट्स के, उसको नाम दिया गया जेनिरा का। ये देखिए जेनिरा, ज़रा मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। ये हमने जब पढ़ा था ना टैक्सोनॉमिक रैंक वाला टॉपिक, तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के साथ वैसे ये बताया था, आपने इसको किस तरीके से याद रखना है। बट अब हमारा काम ये है कि ये जो हमारे पास 7 इसने दी थी ना, 7 हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक रैंक दिया था, इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशी था। ये आ गया जेनस, ठीक है। ये वही सिमिलर वर्ड है जो यहाँ पे जेनिरा यूज़ हुआ है ना, ये बेसिकली जेनस से मिलता है। जेनस और जेनिरा एक ही चीज़ें हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आपकी बुक में उसने प्लूरल यूज़ किया है। 15 ग्रुप्स हैं ना, तो 15 ज़्यादा हो गए, तो उसने उसके लिए जेनिरा यूज़ किया। एक होता तो वो जीनस भी यूज़ कर लेता, बट उसने तो 15 ग्रुप्स को प्लांट्स के डिवाइड किया, तो उसके लिए उसने किसने, एंड्रिया सजलपीना ने जेनिरा का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फ्रेंच बॉटनिस्ट। फ्रेंच का मतलब क्या है, फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला। फ्रांस एक मुल्क है ना, बॉटनिस्ट है, प्लांट्स को स्टडी करने वाला। नाम इसका है टोर्नीफॉर्ट, TOURNEFORT। टोर्नीफॉर्ट इसका नाम है, ठीक है। 1656 से लेकर 1708 AD में इसका काम है, ठीक है। 1656 से लेकर 1708 तक इंट्रोड्यूस किया इसने, इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ़ कराया किसको, टैक्सा को, ठीक है। टैक्सा वही होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमने सारा देखा था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है, वही तो सारा टैक्सा है, ठीक है। उसमें उसने किस किस चीज़ को देखा, क्लास और स्पीशीज़ को देखा। यहाँ देखें, ये जो पूरा टैक्सोनॉमिक रैंक है, इसके अंदर ये जो एक हो गई हमारे पास क्लास, और एक यहाँ पर ये वाला जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है स्पीशीज़, इन दोनों को मुतारिफ़ कराने वाला जो हमारे पास है वो तो इन सबको जिसने मुतारिफ़ कराया उसका नाम है टोर्नीफोर्ट को। टैक्सा किस किस के स्पीशीज़ के, और साथ में हमारे पास क्लास के। उसके बाद ज़रा नीचे आ जाएँ, लास्ट हमारा पॉइंट है द स्वेडिश बॉटनिस्ट। अब ये स्वेडिश जो यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये स्वीडन का है। स्वीडन भी एक मुल्क है, वहाँ का बायोलॉजिस्ट है, वैसे लाइफ को स्टडी करता है। नाम इसका है कॉर्लिनियस, CARLLINNEUS। कॉर्लिनियस की बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसने वर्क किया है ख़ास तौर पर इस पर। ये जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक और क्लासिफिकेशन है, इस पर इसका बड़ा वर्क है। इसका काम है 1707 से 1778, ठीक है। 1707 से लेके 1778 तक AD में इसका वर्क है। क्रिएटेड अ टैक्सोनॉमिक हिराकी। अब इसने क्रिएट किया टैक्सोनॉमिक हिराकी को, किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। टैक्सोनॉमिक हिराकी क्या होती है, ऐसे टैक्सोनॉमी जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, किसी भी जानदार को, ह्यूमंस हैं, कोई पीछे हम पढ़ के आ भी चुके हैं, हमारे पास की उसकी थी फ्लाइज की क्लासिफिकेशन थी, ड्रोसोफिला, मटर के दाने की थी, वही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जिसको ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं। उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को इसने क्रिएट किया विद 7 टैक्सा, 7 टैक्सा। ये मैंने आपको पहले पीछे दिखाए भी हैं, क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज़। अब तो बल्कि इसमें एक और भी आ गया, डोमेन, 2012 में उसको भी ऐड कर दिया गया, बल्कि पीछे आप पढ़ कर भी आएंगे और आगे मज़ीद डिटेल में भी उसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, के जो ऊपर वाला टॉपिक है ना, इसको तो आपने जस्ट फॉर MCQs के लिए तैयार कर लेना है। किसके लिए, जस्ट फॉर MCQs के लिए। अंदर अंदर से MCQs पूछे जाएंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए हैं, बताए हैं, उस पर आपने फोकस करना है। आप हमारे पास ज़रा हमारे यहाँ से क्लासिफिकेशन, जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम 2 किंगडम देखेंगे, फिर हम 3 किंगडम देखेंगे, फिर हम 5 किंगडम देखेंगे। वैसे तो और पता नहीं कितने किंगडम आ चुके हैं, बट हमारे अभी तक सिलेबस में 5 ही हैं। शायद आगे आने वाली बुक्स में बाकी भी ऐड कर दिए जाएँ, तो हम 5 की ही बात करेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इस टॉपिक को आप किस तरीके से तैयार करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। 2 शॉर्ट सवाल इसमें से बनते हैं, वही करने की ज़रूरत है। ये जो इतनी ज़्यादा पूरा 2 पैराग्राफ बने पड़े हैं, इसमें कुछ भी बात इसमें कोई नहीं है। बस देखने में आपको ये 6 लाइनों के, 12 लाइनों के टोटल पैराग्राफ बना पड़ा है। नाम इसका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट इसके अंदर इतनी ख़ास बातें नहीं है। ख़ास से मुराद ये बड़ी आसान सी बातें हैं, आपको ऐसे 2 मिनटों में क्लियर होने वाली हैं। तो हम ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। 2 किंगडम का मतलब है हम इसमें 2 किंगडम देखेंगे। वो 2 किंगडम कौन से देखेंगे वो भी बता देती हूँ। आगे चलकर भी आपको पता चल जाएगा। एक है किंगडम प्लांटी, एक है किंगडम एनिमिलिया। एक है प्लांट्स, एक है हम एनिमल्स। ऐसे समझ लें, हम एनिमल्स में क्या कहते हैं, इंक्लूड होते हैं ना, क्योंकि हम भी कॉम्प्लेक्स हैं। सारे हमारे स्ट्रक्चर्स, अंदर के फंक्शंस सेम लाइक एनिमल्स की तरह हैं। तो बस आप अपने माइंड में रखिए, प्लांट्स और एनिमल्स को ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अर्लीस्ट का मतलब है पहले आने वाले। वाकई में ऐसा है ना, इसके बाद तो 3 भी आ चुके हैं, इसके बाद तो 5 भी आ चुके हैं, ये तो फिर अर्लीस्ट ही हुआ, ये तो पहले आने वाला हुआ। इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है इन 2 किंगडम्स, 2 किंगडम्स के अंदर। एक है किंगडम प्लांटी, एक है किंगडम एनिमिलिया। ये बड़ा मेन पॉइंट है यहाँ पर। अब ज़रा यहाँ से पहले रीडिंग कर लेते हैं किस तरीके से, ज़रा देखें।
the organisms that can prepare their own food are classified in the kingdom plantae। ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जो अपनी देयर ओन का मतलब होता है जो अपनी अपनी खुराक फूड खुद तैयार कर सकते हैं, उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। इन अदर वर्ड्स वी से डैट ऑटोट्रोप्स, दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको ऑटोट्रोप्स भी कह सकते हैं। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर या इसके बरक्स दूसरी तरफ, द ऑर्गेनिजम्स डैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स वी से डैट हेट्रोट्रोप्स भी उनको कहा जाता है, उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जो पहले आने वाले हैं, जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, बहुत पहले, पी से पहले, प्रोकैरियोट्स पी से पहले आने वाले। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया, आर्चिया, ये दोनों बैक्टीरिया की टर्म्स हैं। ठीक है, ये आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया आए फिर इसके बाद आर्ची बैक्टीरिया आए, ये ट्रू बैक्टीरिया माने जाते हैं। एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, फिर फंजाई, बैक्टीरिया, जितने भी सारी चीज़ें, सबको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। सबको क्या कर दिया गया? किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। किस तरीके से? तो इन सारी लाइंस में से, ये जो 5-7 लाइंस थी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि आप बताएं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपने बताना है जी बिल्कुल ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम आते हैं, एक है किंगडम प्लांटी, एक है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में ऐसे जानदार आते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। किंगडम एनिमिलिया में ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जो खुद तैयार कर सकते हैं, जो प्लांट्स में आते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो एनिमल्स, वो हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। अगर हम अपनी लाइफ से इसको रिलेट करें तो हम अपनी खुराक खुद तो नहीं तैयार कर रहे ना। ठीक है, हम पकी पकाई चीज़ क्या कहते हैं कि चीज़ें हम खुद से पका रहे हैं, बाज़ार से लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारा सोर्स भी तो प्लांट्स ही है ना। हम भी तो प्लांट से ही अपनी फूड ले रहे हैं, जो हमारी ज़्यादातर फूड है वो हम प्लांट से ही ले रहे हैं। हम खुद तो तैयार नहीं कर सकते ना, लेकिन प्लांट्स अपनी किस से खुराक ले रहे हैं, वो तो खुद ही तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में। तो अगर आप इसका मतलब भी ज़रा यहाँ पे समझें, ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तरीके से खुराक ले रहे हैं ना। ट्रॉप, जब भी यहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना, ट्रॉफ या बायो में, जब कहीं जहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा समझ लेना है बस वहाँ पे फूड है। अब ये तो हमारे पास हो गया किंगडम प्लांटी में ये चीज़ें आ गई, किंगडम एनिमिलिया में ये चीज़ें आ गई। जो हमारे इतनी ज़्यादा लाइन्स में थी, आप जस्ट ये कर लें तो ये इनफ है आप लोगों के लिए। वही सारी बातें जो उस उधर पड़ी थी वही सारी इस लाइन्स में है। अब यहाँ पे ना किंगडम प्लांटी में फंजाई को, बैक्टीरिया को, और ये आगे आप देखेंगे इन्हीं अगली लाइंस में यूग्लिना, प्रोटिस्टा भी आगे इसको नाम दिया जाएगा। आगे जाकर प्रोटिस्टा इसको नाम दे देंगे, यूग्लिना। अदर वर्ड्स एल्जी मतलब आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं, वो जो एक काई सी है वो बनी होती है, काई उसे कहते हैं, पानी के ऊपर सब्ज़ कलर की एक आपको लेयर नज़र आ रही होती है, वो एल्जी, उसको एल्जी कहते हैं। इस क्लास से ये बिलोंग करता है। तो फंजाई, बैक्टीरिया, एल्जी, क्या ये बात ठीक थी कि सबको प्लांट्स में डाल दिया जाए? इसका भी आगे जाके में पता चल जाएगा कि ये बात ठीक थी या गलत थी, इसको प्लांट्स में डालना सही था। एक बात तो आप जानते ही हैं, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, क्या फंजाई भी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है? क्या बैक्टीरिया भी कर सकते हैं? क्या यूग्लिना लाइक प्रोटिस्टा भी कर सकती हैं? क्या इनकी तमाम तर खुसूसियात प्लांट्स से मिलती हैं जो इनको प्लांट्स में डाल दिया गया? अभी देख लेते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता। किस तरीके से, यहाँ पर देखें, टेक्सोनोमिस्ट जितने भी ये जो हमारे पास टेक्सोनोमी को स्टडी करते थे, फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, उनको ये सिस्टम अनवर्केबल लगा। अनवर्केबल का मतलब है कि अभी ये सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से ठीक नहीं है, इस पर अभी वर्क करने की और ज़रूरत है, ये अनवर्केबल है, अभी सही नहीं है। वजह बिकॉज उसकी रीज़न बता दी है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर, जब भी बायो क्लास में यूनी का, बायो की ना बुक में जब भी यूनी का लफ्ज़ आए ना, तो आपने समझ लेना है 1। सेलुलर मतलब सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके पास सरे फहरिस्त यूग्लिना, ऊपर भी बता कर आई हूँ, बाद में प्रोटिस्टा का नाम दिया जाएगा, है बोथ प्लांट लाइक। ये तो पौधे की तरह भी था ना। ठीक है, प्लांट में इसको रख दिया क्योंकि जितने बाकी सारी चीज़ें बची थी सबको तो उन्होंने प्लांटी में डाल दिया था। ठीक है, उन्होंने इसको प्लांटी में रख दिया, बोथ प्लांट लाइक। ये प्लांट लाइक था, बिल्कुल ग्रीन कलर का था। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स शो ग्रीन इन कलर। आपको पौधे सब्ज़ रंग के नजर आते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। यूग्लिना में भी क्लोरोफिल था, यूग्लिना भी प्लांट लाइक था, उसमें भी क्लोरोफिल था, ग्रीन कलर का नजर आता था, तो उन्होंने इसको भी प्लांटी में डाल दिया। चलो ये बात तो समझ आती है, ठीक किया उन्होंने। एंड एनिमल लाइक, और वो एनिमल की तरह भी तो निकल आया। अब वो तो अब एनिमल्स की तरह का भी है। क्या, कैसे एनिमल्स की तरह का है? आगे ब्रैकेट में आपको ये लाइन भी बता दी गई है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। प्लांट में तो आप ऊपर भी देख रहे हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपनी खुराक तो खुद तैयार कर सकते हैं। बट यूग्लिना तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहा, उसका तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट है, हेट्रोट्रॉफिक है। और वो अपनी डार्कनेस, जब सूरज की रोशनी नहीं होती, जब रात हो जाती है, तो उसमें अपनी खुराक तैयार ही नहीं कर सकता। एंड लेक ऑफ सेल वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेक ऑफ सेल वॉल, उसमें सेल वॉल ही नहीं है।
प्लांट की सबसे बड़ी खसूसियात होती है प्लांट्स में सेल वॉल होती है, और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। हमारे अंदर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और अब अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना में तो बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया। क्या इसको रखना ठीक था प्लांट्स के अंदर? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। प्लांट्स के अंदर रखना इस तरीके से ठीक नहीं था, इसमें तो सेल वॉल ही नहीं होती। हम कहते हैं कि प्लांट्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, हर प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये तो नहीं फिर ऑटोट्रॉप हुआ, ये तो हेटेरोट्रॉप्स है, इसमें तो सेल वॉल भी नहीं है, तो इसको तो रखना फिर गलत हुआ ना। तो यहाँ से आपका ये सवाल आता है कि आप इस किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स बताएं। ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशंस, इस तरीके से ना यहाँ से आप लोगों के पास क्या आता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब क्या था कि अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिज्म। फिर बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि नहीं भाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स ना जो ना एनिमल्स में सही तरीके से फिट हो पा रहे हैं, जो ना तो प्लांट्स में सही तरीके से फिट आ रहे हैं या फिट हो पा रहे हैं, उनके लिए भाई कोई अलग से किंगडम होना चाहिए। ये तो बड़ा मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पहले आने वाले जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, और यूकैरियोट्स आगे हम जितने भी पढ़ेंगे प्लांट्स एनिमल्स के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ना, इसलिए बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। एक यूग्लिना का मसला इसमें बड़ा बन गया था, यूग्लिना ही कहीं पे फिट नहीं हो रहा था, ना प्लांट में आ रहा था ना एनिमल्स में आ रहा था, एक तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। और एक और बड़ा मसला ये आ गया था कि डिफरेंस इन्होंने किया ही नहीं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क करना चाहिए था ना, कि ये प्रोकैरियोट्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं किया इस किंगडम ने। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये सवाल आ जाता है, एक तो आ जाता है ना किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताएं, और एक आ जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक बताएं। क्यों ठीक नहीं माना गया, तो 3 की ज़रूरत पड़ गई, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ गया। इसमें क्या मसले मसाइल थे, तो वो आपने बताना है कि जो सबसे बड़ा मसला यूग्लिना इसमें सेट नहीं हो पा रहा था। उसमें तो दोनों करैक्टर्स थे, प्लांट लाइक भी थे, एनिमल लाइक भी थे। प्लांट में रखते तो फिर एनिमल्स वाले करैक्टर किधर जाते, एनिमल में रखते तो फिर प्लांट लाइक वाले करैक्टर्स किधर जाते। प्लांट लाइक वाला करैक्टर यही था ना उसमें कि क्लोरोफिल था उसके पास, ठीक है। और एनिमल लाइक यही था कि उसमें तो सेल वॉल ही नहीं थी। जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो एनिमल्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो भी एनिमल्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट लाइक होते हैं। जिसमें क्लोरोफिल था, ऑटोट्रॉप मतलब था क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन रात के वक्त आके मसला बन जाता था, फिर हेटेरोट्रॉफ हो जाता था, फिर तो खुराक तैयार कर ही नहीं सकता था। प्लांट्स तो दोनों टाइम में अपने ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, और एक साइकिल होता है, बैलेंस तरीके से करके चला रहे होते हैं। सबसे दूसरा फॉल्ट एक यूग्लिना, दूसरा ये था कि नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान फ़र्क भी तो करना चाहिए था। खैर ये तो आगे जाकर 3 में भी क्लियर नहीं होगा, ये तो आकर आपके पास क्या कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फ़र्क यहाँ पर हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या क्या होते हैं। बट मैंने अभी आपको बता दिया, प्रोकैरियोट पहले आने वाले, यूकैरियोट बाद में आने वाले, और इस तरीके से आप इसको याद रखें, प्रो पी से पहले आने वाले। तो ये आप लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ड्रॉबैक्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 है, 2 ही ड्रॉबैक्स हैं, अच्छे से माइंड में रख लें यूग्लिना, और कोई डिफरेंस नहीं था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट बी, विच इज़ 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें 3 किंगडम आ जाएंगे, पर अभी भी इसमें भी ड्रॉबैक्स रहेंगे। सही तरीके से ये भी नहीं होगा कि क्या हुआ इसके अंदर इन 1866, ये सन आपने भूलना है, इसको बड़ी कोशिश करनी है, याद रखें, ठीक है। हमारे पास क्या 1867 की बात है, ठीक है। 1866 की बात है। जर्मनी का जोलॉजिस्ट, एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो जोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, अर्नेस्ट हैकल। पूछा जाता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, चलिए वो तो आगे जाके देखेंगे, बट पूछा जाएगा अगर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपने फिर बताना होगा कि 1866 के अंदर एक जर्मनी के जर्मन जोलॉजिस्ट जिसका नाम अर्नेस्ट हैकल था, उसने इस सिस्टम को प्रपोज किया, इसको दिया, इसको इंट्रोड्यूस कराया 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन को। प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब उन्होंने कहा भाई ये प्रोटिस्टा तो किसी में सेट ही नहीं हो रहा था, किसी में फिट ही नहीं आ रहा था, इसको एक अलग किंगडम बना दिया, उसका नाम रख दिया प्रोटिस्टा। बस अब इसमें क्या था कि उन्होंने इसको अलग नाम दे दिया यूग्लिना को, और नाम क्या दिया प्रोटिस्टा का। वहाँ पे भी आपको बताया था कि आगे चल के इसको प्रोटिस्टा का नाम दिया जाएगा। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया ही हैं, आर्ची बैक्टीरिया। फिर क्या था कि ये जो हमारे पास यूग्लिना या जो यूग्लिना के नाम पर जो हमारे पास किंगडम बना था जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया गया था, इसमें अभी तक बैक्टीरिया भी शामिल है, ये बात नहीं आपने भूलनी। इसमें अभी तक प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया भी शामिल कर दिया गया इसमें। और क्या हुआ कि इस किंगडम प्रोटिस्टा में फंजाई, इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अभी तक फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रखा हुआ है। जो शुरू में 2 किंगडम बनाए थे ना, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया, जिसमें प्लांटी में सारे के सारे डाल दिए गए थे, उस प्लांटी में से सिर्फ इतना सा उन बायोलॉजिस्ट ने समझे एक एहसान किया है कि यूग्लिना जो कहीं पर खड़ा नहीं हो रहा था, जो कहीं पर सेट नहीं हो रहा था, कहीं पर फिट नहीं हो रहा था, उसको वहाँ से निकाला, उसको प्रोटिस्टा का नाम दे दिया गया, लेकिन फंजाई को, उस बेचारे को भी प्लांटी में ही रखा
रखा, उसको भी तो ऐसे निकालना चाहिए था ना, बट नहीं निकाला, उसको अभी तक वहीं पे रखा हुआ था और वो फंजाई आगे मसला भी इनके लिए क्रिएट करेगा। नहीं निकाला ना इन्होंने बायोलॉजिस्ट ने उसको फंजाई को, यही आगे जाके मसला क्रिएट करेगा। देखें किस तरीके से इनको तंग करेगा कि सम टेक्सोनोमिस्ट, जो बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट थे, डिसएग्री, वो एग्री नहीं हुए, डिसएग्री हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है, फंजाई को क्यों रखा है प्लांटी के अंदर। वो फिर प्रूव भी करेंगे कि वो क्या क्या मसले मसाइल हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई, फंजाई की पोजीशन को लेकर किंगडम प्लांटी के अंदर। किंगडम प्लांटी में जो फंजाई आप लोगों ने रखा हुआ है ना, उससे बायोलॉजिस्ट जो है ना, कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो हैं वो डिसएग्री हैं, वो एग्री नहीं हो पा रहे। वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं किया, फंजाई को किंगडम प्लांटी में अभी तक रखा हुआ है ना, नहीं बाहर निकाला, ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। किस तरीके से कि फंजाई रिजेंबल प्लांट्स, फिर जो जिन्होंने रखा हुआ था ना, जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसने फंजाई के रखा हुआ था कि उसके अंदर प्लांटी के अंदर, वो कहता था नहीं भाई मैंने ठीक किया है। फंजाई रिजेंबल करता है बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है, फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह ही है भाई, उससे रिजेंबल करता है, मैंने ठीक किया उसमें रखा है। लेकिन जो डिसएग्री करते थे वो कहते थे भाई बताओ कैसे कैसे फंजाई जो है वो रिजेंबल करता है। तो फिर देखिए फंजाई, उसकी बात गलत थी जिन्होंने फंजाई को प्लांटी में रखा हुआ था। बटर हेट्रोट्रोप्स, फंजाई हेट्रोट्रोप है, क्यों रखा हुआ था फिर प्लांटी में? प्लांट्स में तो ऑटोट्रॉप्स आते थे, प्लांट्स तो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, फंजाई तो ऐसा नहीं कर रही, फंजाई तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, फंजाई तो हेट्रोट्रॉप है। विच गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करके, जैसे वह जज़ब नहीं कर लेते किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे कोई चीज़ जज़ब कर लेते हैं, ये तो ऐसे अपनी खुराक लेती है, ये तो खुद तैयार नहीं कर सकती, ये तो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछा जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएं, हमारे पास क्या है? एब्जॉर्प्शन है, फंजाई का एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है, उन्होंने कहा ना कि भाई हमने तो फंजाई को प्लांट्स में रखा है, भाई ठीक किया, जिन्होंने रखा ना फंजाई को प्लांट्स में, उन्होंने कहा हमने ठीक किया, फंजाई को प्लांट्स में रखा है, इसमें तो सेल वॉल होती है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, हम में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। उन्होंने कहा भाई फंजाई में सेल वॉल होती है, ठीक किया हमने तो भाई सेल वॉल थी, तो इसको ये देखकर प्लांट्स से किंगडम प्लांटी में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। फ़र्क आ जाता है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है, काइटन अदर वर्ड्स प्रोटीन होती है। कुछ आंट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच वगैरह, इस तरीके से ना उनकी जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, वो काइटन की बनी होती है, बड़ी ऐसे सॉफ्ट सी और चमकीली सी, इस तरीके से ऐसे बड़ी सिल्की सी बनी होती है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो इसके तो फिर प्लांट्स के तो ऐसी नहीं होती, प्लांट्स की तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ड्यू टू क्लोरोफिल होता है तो वो सेलुलोज जो उसकी बनी होती है, लेकिन फंजाई की तो काइटन की बनी होती है। तो फिर उन्होंने जो हमारे पास जो जिन्होंने इसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से जो हमारे पास टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्री हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने सेल वॉल की बेस पर इसको किंगडम प्लांटी में रहने दिया जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बना था, लेकिन ये भी तो बताया ना इसके तो सेल वॉल मिलती ही नहीं है प्लांट्स के साथ, फिर क्यों रखा? फिर ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें इसकी लिमिटेशन थी, इसका ड्रॉबैक था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का। एक मसला तो उन्होंने हल किया कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स जो थे, जो किसी में भी ठीक तरीके से फिट नहीं आ रहे थे, उसका मसला तो उन्होंने हल किया, उसको तो उन्होंने उसमें प्रोटिस्टा का नाम दे के अलग कर दिया, लेकिन फंजाई का तो मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, नहीं हुआ। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है, ऐसे आप कुछ पॉइंट्स में इसको याद रख सकते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास फिर तीनों चीज़ें आती हैं, किंगडम प्लांटी भी आता है, एनीमिलिया भी आता है, प्लांटी भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है। प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने फिर जो था यूग्लिना का नाम, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म जो थे ना हमारे पास, उसको प्रोटिस्टा का नाम दिया, बट बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, उसको भी अभी तक प्रोटिस्टा में रहने ही दिया, नहीं निकाला अभी तक यहाँ से। फिर ये था इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो डिसएडवांटेज था, जो इसमें एक इसका एक सही हम कह सकते हैं इसमें जो इफ़ेक्ट था वो ये था कि जो हमारे पास फंजाई था उसको किंगडम प्लांटी में रहने दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। वही मसले, सेल वॉल काइटन की बनी हुई थी, हेट्रोट्रॉप्स था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन था, दोनों चीज़ें प्लांट से नहीं मिलती। प्लांट्स की बात करें तो उसमें अगर ठीक है फंजाई को किंगडम प्लांटी में रख दिया, चलो मान लिया ठीक किया उन्होंने, किंगडम प्लांटी में रख दिया, बट किस बेस पर रखा? हर चीज़ की बेसिस होती है, बुनियादी होती हैं, ओरिजिन होता है, कोई चीज़ किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। तो अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटन की। प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉप है। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है, प्लांट्स थोड़ी एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन तो नहीं करते, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके खुराक तैयार करते हैं। तो ये इस किंगडम को भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। सारी वजूहात, ड्रॉबैक्स, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, इन पॉइंट्स में भी याद रख सकते हैं, आसान तरीका है, जैसे आपको ठीक लगे उसी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लें। तो अब हमारे पास क्या है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है,
ये सारे मसले ठीक कर देगा। 2 वाले भी किंगडम क्लासिफिकेशन वाले के, 3 वाले के भी सारे मसले मसाइल हल कर देगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको देखिएगा, इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आता है। वैसे तो आपने सारे शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, बट जैसे मैं आपको करवा रही हूँ तो अगर लॉन्ग भी आएँ तो आप सारे जो मैंने ये इस तरह ना आपको छोटे छोटे करके जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखिएगा और लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट तो आसान ही है, इसमें से किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ड्रॉबैक्स पूछ लेगा, वैसे थोड़े से ऊपर से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 किंगडम क्या होता है। 2 किंगडम में किंगडम प्लांटी एनिमिलिया, इसमें प्रोटिस्टा आ जाता है, इसमें इसका ड्रॉबैक फंजाई आ जाता है, उसमें यूग्लिना ड्रॉबैक आ जाता है। कोई फ़र्क नहीं किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, वो फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं कि इन 1937 की बात है, एक बायोलॉजिस्ट, फ्रांस का बायोलॉजिस्ट जो लाइफ को स्टडी करता था, ई चैटन, नाम उसका क्या है, ई चैटन, CHATTON, चैटन। इसने सजेस्ट किया, तजवीज़ किया किसको, इस टर्म को। एक थी हमारे पास प्रोकैरियोटिक और एक हमारे पास क्या थी, यहाँ पे देखें, एक हमारे पास क्या थी, यूकैरियोटिक थी। ये आ गया यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में उसने कहा कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और यूकैरियोट्स में उसने कहा सारा कुछ होता है, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, फंजाई भी होती है, प्रोटिस्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ये देखें, प्रोकैरियोट्स डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट डिस्क्राइब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर क्या हुआ कि 1969 के अंदर, ठीक है, 1969 के अंदर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, अमेरिकन मतलब अमेरिका से, अमेरिका से बिलोंग करने वाले इकोलॉजिस्ट, जो ये आपने देखा होगा शुरू में फर्स्ट लेक्चर में इकोलॉजी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि ऐसे जानदार जो स्टडी करते हैं किसको, इकोलॉजी को, रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं इकोलॉजी। तो उसका नाम था रॉबर्ट व्हिटेकर। ठीक है, नाम क्या था, रॉबर्ट व्हिटेकर, WHITTAKER कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, रॉबर्ट व्हिटेकर। इसने इंट्रोड्यूस कराया किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और ये सिस्टम किस किस चीज़ों पर बेस करता है, मतलब बुनियाद करता है। ये आपके पास यहाँ से आएगा, क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना कहीं उतना ही कम है, ऐसे समझ लें, छोड़ ही नहीं सकते आप, इसको हर हाल में करना ही करना है। तो क्या कहता है कि द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल्स हैं सेल की ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें क्या था कि प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास थे उसमें बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया थे। उसके साथ साथ हमारे पास क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक सेल वाले यूकैरियोट, उसमें प्रोटिस्टा थे। उसके साथ साथ फिर हमारे पास यूकैरियोट्स थे, बट वो मल्टी सेलुलर थे, उसमें हमारे पास फंजाई थे, प्लांट्स थे और एनिमल्स थे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको देखना, एक होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है इंजेक्शन। जरा ये समझ लें, फोटोसिंथेसिस होती है, सिंपल सी बात है, प्लांट्स में। एब्जॉर्प्शन ऊपर भी यहाँ भी देख कर आए हैं, कौन कराता है, फंजाई करती है। इंजेक्शन का मतलब होता है ये हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, किसी भी चीज़ को निगल लेना, इंगल्फ कर लेना, निगल लेते हैं ना हम चीज़ को, एब्सॉर्ब थोड़ी करते हैं, ऐसे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता इससे। फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, एब्जॉर्प्शन फंजाई करती है, इंजेक्शन हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स करते हैं। अब अगर हम इस सारे पैराग्राफ को टू द पॉइंट आपको मैं इन शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो ज़रा 2 MCQs देख लें कि जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था। फिर वो आप ऐसा ना कंफ्यूज हैं अभी, फिर ई चैटन ने क्या किया था, ये भी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया है। बिल्कुल, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया, लेकिन इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को नहीं दिया। ठीक है, इस टॉपिक में ज़रूर आया है 5 किंगडम वाले में। इसका नाम है ई चैटन। 1937 में इसने बेसिकली 2 टर्म्स दी थी, 2 टर्म्स दी थी। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट, एक को हम कहते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट पहले आने वाले, यूकैरियोट बाद में आने वाले। किस बिहाफ पे कहते हैं पहले आने वाले और बाद में आने वाले, इस बिहाफ पे कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स पहले आने वाले हैं, पहले न्यूक्लियस ही नहीं होता था। ठीक है, प्रीमिटिव थे, पुराने थे। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता था, बाद में आने वाले हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास लेवल्स पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें आपने देखा कि हमारे पास 2 तरह के लेवल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में सिंपल, जब भी बात आए ना प्रोकैरियोट में, बस याद रखना है भाई बैक्टीरिया ही आता है, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। EU का मतलब होता है ना ट्रू, ये आगे भी देखेंगे यहीं पर, अभी इसको ज़रा गौर कर लें। उसके बाद है हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सारी चीज़ें आती हैं, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में डाल दिए, सिर्फ बैक्टीरिया को उन्होंने प्रोकैरियोट्स में रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट्स आपने समझना है कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई जो है ना, ये मल्टी सेलुलर है। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, हम भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, प्लांट्स भी और फंजाई भी। ये जो प्रोटिस्टा है ना, जिसको बाद में इसको यूग्लिना जिसमें आया था और बाद में नाम दिया गया था, इस एक सेल पर मुश्तमिल होता है। यूनिसेलुलर, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा, यूनी का मतलब ओनली वन। पहले भी बताया था कि बायो में जब भी यूनी आएगा तो उसका मतलब होता है ओनली वन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि पहले प्रोकैरियोट में आए थे बैक्टीरिया वगैरह, फिर यूकैरियोट में सारे आए, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट वगैरह। सिर्फ फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स हमारे पास मल्टी सेलुलर थे, और प्रोटिस्ट जो हमारे पास था, यूग्लिना जो थे प्रोटिस्ट, वो हमारे पास क्या थे, यूनिसेलुलर थे। नेक्स्ट अब ज़रा यहाँ से देखें
ऑन दिस बेसिस, इस बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया। वो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो जो हम ऊपर भी देख रहे हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया, वो सारे। प्रोटिस्टा में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, एल्जी वगैरह, ठीक है। इसमें हमारे पास फंजाई में फंगस वगैरह, ठीक है, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन था। इसमें प्लांट्स, इसमें एनिमिलिया। ये 5 किंगडम बन गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद क्या है, ये यहाँ से फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। 1988 की बात है। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, फिर अमेरिका का ही एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, दिया भी इसको अमेरिका का ही था ना, अमेरिका के इकोलॉजिस्ट ने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने। फिर अमेरिका का ही बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट थे बल्कि 2 थे, एक का नाम था मार्गुलस एंड स्क्वार्ट्स, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हस्तियाँ समझ लें, बायो में नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। ज़्यादा चांस तो आपके हैं एमसीक्यूज के ही हैं कि किसने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो आपने कहना है कि मार्गलस और स्क्वार्ट्स ने दिया, इसको मॉडिफाई किया। कब किया? 1988 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। ये देखें, इसको क्या किया इन्होंने, मॉडिफिकेशन की। दे कंसिडर जेनेटिक्स अलोंग विद देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने सिर्फ इतना ही, उनका कहना था कि भाई जेनेटिक्स को भी लेकर आओ। अब जेनेटिक्स क्या होती है? जीन से लफ्ज़ निकला है, इनहेरिटेंस वगैरह, वरासत वगैरह। उनका सिर्फ इतना कहना था कि भाई अब इसमें इनहेरिटेंस को, वरासत को भी लेकर आओ सेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और दे क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम किंगडम्स एंड प्रोपोज्ड बाय विटेकर। इस सारे पॉइंट में इतनी सी बात बताई गई है कि जो ये सारा ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, इसको मार्गुलस और स्क्वार्ट्स ने 1988 के अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशन किया। अब आपने ये नहीं कह देना भाई एक बार रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, अभी कुछ सालों के बाद, उसके बाद कुछ सालों के अंदर आने वाले अगले सालों में कुछ जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे मार्गुलस और स्क्वार्ट्स, उन्होंने फिर दोबारा से दे दिया। नहीं, मार्गुलस और स्क्वार्ट्स ने इसको दिया नहीं था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, तब्दीलियाँ की थी, चेंजिंग्स की थी। भाई अब यहाँ पे जेनेटिक्स को भी ले आओ, कुछ हमारे पास होती है विरासत होती है, इनहेरिटेंस होती है, उसको भी अब यहाँ पे देखो। बस इतना सा इनका कहना था। मॉडिफिकेशन की, जेनेटिक्स को भाई इसमें कहा कि लेकर आओ, बस और कोई काम नहीं था मार्गुलस और स्क्वार्ट्स का। एमसीक्यूज भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, तो आपने कहना है कि जस्ट इन्होंने कहा कि दे कंसिडर जेनेटिक्स अलोंग विद द क्लासिफिकेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जेनेटिक्स को लेकर आए और मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। कब किया? 1988 के अंदर। जस्ट इतना करना है आपने इसमें। हमारे डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, जिसमें आपके बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू, आपके सारे सब्जेक्ट जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया हुआ है 9th क्लास का, उसके भी लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी जिस सब्जेक्ट से भी आपका रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर D3, डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो डोमेन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको 2012 में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया? 2012 में इसको ऐड किया गया। पहले नहीं होती थी, बल्कि पुरानी बुक्स में भी कोई नहीं थी, ये नई आने वाली बुक्स में ये चीज़ आई है। इसको ना किंगडम से भी बड़ा माना जाता है। जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि इसको लार्जेस्ट किंगडम माना जाता है, किंगडम से भी ज़्यादा बड़ी होती है ये डोमेन। इन 1977, 1970 की बात है कि अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अब ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, टीनी ऑर्गेनिजम्स को, नाम इसका है कार्ल वोज, ठीक है। 1928 में काम शुरू हुआ था, 2012 तक इस पे होता रहा है। एडिड अ टैक्सन, फिर इसको एक टैक्सोनॉमी, जो हम पूरा वो टैक्सन पढ़े थे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनस, स्पीशीज़ वाला, उसके अंदर डोमेन को भी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जिसमें हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया एंड यू कैरिया वगैरह आते हैं। ये जब हमने पहले भी लेक्चर देखा था ना, थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ पर भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि डोमेन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं 3 चीज़ें, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया और यू कैरिया। आर्ची हमारे पास ना आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, प्रीमिटिव, पुराने, पहले आने वाले। भाई कहाँ पर पाए जाते थे आर्ची बैक्टीरिया? आपको तो नहीं पता ना, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते थे, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते थे, गर्म पानी के चश्मे नहीं होते, वहाँ पे पाए जाते थे। आप ये भी तो आपने सुना होगा या सुना ही होगा बल्कि आप लोगों ने, कि हम बायो में, सिर्फ साइंस में ये कहती है कि हमारी लाइफ से ये पानी से इवॉल्व हुई है, हम पानी से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो ये भी क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से वो, ये हमारी बायो भी यही कहती है कि जो हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया है ना, ये भी बहुत पुराने हैं और बहुत पहले पानी के, पानी के, जो गर्म पानी के चश्मे हैं, वहाँ से ही इवॉल्व हुए हैं। बैक्टीरिया हमारे पास इसके बाद आए, इसको ज़रा यू बैक्टीरिया माना जाता है, ट्रू बैक्टीरिया माना जाता है। ये भी है तो प्रीमिटिव, बट इनको यू बैक्टीरिया माना जाता है, सही ट्रू बैक्टीरिया माना जाता है। और इसमें आप लोग के पास ये साइनो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं।
उसके बाद यूकैरिया में हमारे पास सिंपल सी बात है, ये सारे दोनों प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ये यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं, मल्टीसेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी, ठीक है। इसकी सिर्फ इतनी सी पहचान है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। फिर ये मैंने वहीं पे आपको बताया था कि इसमें हमारे पास फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट और एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यूकैरियोट्स में। देखा था ना आपने अभी, यहाँ पर बैक्टीरिया को सिर्फ प्रोकैरियोट्स में रखा गया था पीछे किंगडम क्लासिफिकेशन में भी, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। सिर्फ इसमें इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। सिर्फ इसमें प्रोटिस्टा है ना, और प्रोटिस्टा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो एलजी है, ठीक है, एलजी है या फिर यूनिसेलुलर है, इस वजह से उसको यहाँ पर रखा जाता है। अब देखिए कि हमने ये देख लिया था। उसके बाद क्या है कि डोमेन अबव किंगडम, किंगडम से भी ऊपर डोमेन को रख दिया गया। किंगडम से भी ऊपर किसको रख दिया गया, डोमेन को। यहाँ पर देखिए डोमेन को ना 1970 में इसका कॉन्सेप्ट जो था वो ज़्यादा इस पर वर्क हुआ और फिर 2012 को इसको दे दिया गया। लार्जेस्ट किंगडम, किंगडम से बड़ा माना जाता है, ये होता है ना किंगडम फाइलम जैसे चलता है, इससे भी ऊपर आता है डोमेन, ठीक है। ये वैसे टोटल 7 है ना, इससे ऊपर इसको मिला के फिर 8 बन जाते हैं। डोमेन का बेसिक मतलब होता है कोई एरिया, कोई रीजन, ठीक है। और अब आप लोगों ने यहाँ पे आई होप सो कि डोमेन का जो जितना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया गया 3 डोमेन्स में, जिसमें आर्ची, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अभी मैंने शुरू में ही आपको ये तीनों टर्म्स बता दी हैं। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये एक्चुअली ना बेसिकली प्रोकैरियोट्स की डिवीजन थी, 2 डोमेन्स एंड आर्ची एंड बैक्टीरिया। अब देखा आप लोगों ने कि जब हमने डोमेन की बात की थी, तो जब मैंने आपको कहा था कि 2 डोमेन, आर्ची और बैक्टीरिया को, 2 डोमेन का मतलब है एक आर्ची बैक्टीरिया की होगी, एक यू बैक्टीरिया की या बैक्टीरिया की डोमेन होगी, तो 2 डोमेन्स बन गई। वाइल ऑल यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन द सिंगल डोमेन, जितने भी यूकैरियोट्स थे, अब ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं ना, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, ये सारे एक ही डोमेन में आते हैं। इनकी सिंगल डोमेन है जिसका नाम है यूकैरिया डोमेन का। और कितने जानदार हैं जो इसमें आ जाते हैं। उसके साथ क्या था कि वाइल आर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन, यूकैरिया, वही बात आई, यूकैरिया और सारा कुछ इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्ची एंड बैक्टीरिया। ये जो बेसिकली क्लासिफिकेशन थी ये बुनियाद रखती थी कि क्या फ़र्क है आर्ची और बैक्टीरिया में। आर्ची और बैक्टीरिया बेसिकली दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, पुराने हैं, पहले आने वाले हैं, प्रीमिटिव हैं। और यहाँ पे देखा कि इसको ये वैसे आर्ची पहले आए और बैक्टीरिया बाद में आए। इसको यू बैक्टीरिया भी माना जाता है। ये गर्म पानी के चश्मों वगैरह में पाए जाते थे, वो मैंने इसको थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी है। अब क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जितना भी जो हमने पीछे सारा आज के टॉपिक में पढ़ा, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की, उस सारे को ना यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने टेबल की फॉर्म में बता दिया। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। आपके पास फ्लोशीट डायग्राम आ जाती है, तो इसको ज़रा देख लें। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो हमने उसमें किंगडम प्लांटी देखा, किंगडम एनिमिलिया देखा, ऐसा ही हुआ था। जब हमने 3 किंगडम की बात की तो उसमें क्या था कि हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा और एनिमिलिया तो ऐसे टीज ही थे, फिर साथ में एक नई चीज़ किंगडम प्रोटिस्टा ऐड कर दिया गया था यूग्लिना के लिए। फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया। 5 किंगडम के अंदर हमारे पास प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया और फंजाई, ये सारी चीज़ें तो थी। फिर एक नई चीज़ ऐड कर दी गई जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है। मोनेरा भी आ गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, 5 पूरे हो गए। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 3 डोमेन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। अब 3 डोमेन के अंदर जो हमारे पास था वो 2 डोमेन्स थी, जिसमें हमारे पास एक में आर्ची और एक में हमारे पास क्या थे, बैक्टीरिया थे। इसको किंगडम आर्ची बैक्टीरिया कहा जाता है, इसको किंगडम यू बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। सिंपल बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया को ना एंशिएंट पुराने बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको बाद में नहीं आने वाले बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये इसके बाद आए थे। फिर अगला हमारे पास एक ही डोमेन थी जिसको हम यूकैरिया कहते हैं, इसमें हमारे पास प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया सारा कुछ आ जाता है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आपके जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपके जो जो एमसीक्यूज़ आने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पे फोकस भी कराया है, वो आपको मेंशन भी की हैं, बताई भी हैं, अंडरलाइन भी की हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हर हवाले से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो बायोलॉजी से रेलिवेंट हो, जो हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट हो, आप तक आसानी से पहुँच सके। Allah Hafiz and thanks you so much for watching.